क्या आप जानते हैं कि 2026 में बिना सही डिजिटल या हुआ इनविटेशन के आपका मेडिकल वीजा सिर्फ 24 घंटे में रिजेक्ट किया जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात, गलत वीजा कैटेगरी चुनने पर भारत के एयरपोर्ट से वापस भी भेजा जा सकता है। और आज के इसके मास्टर क्लास में आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे न केवल आपका वीजा 100% अप्रूव होगा, बल्कि आप अपने ट्रीटमेंट के लाखों रुपए भी बचा पाएंगे। अगर आप इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट या फिर आईवीएफ या किसी भी बड़ी सर्जरी का प्लानिंग कर रहे हो तो यह वीडियो आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहला और सबसे बड़ा सच तो यह है कि 2026 में अब वो पुराने तरीके खत्म हो गए कि जब आप किसी एजेंट को पैसे देते थे और वह वीजा लगवा देता था। अब भारत सरकार ने हील इन इंडिया पहल के तहत मेडिकल वैल्यू ट्रैवल यानी एमवीटी पोर्टल को एसेंशियल यानी अनिवार्य मैंडेटरी कर दिया है। अगर रियल फैक्ट की बात करें, अब हर हॉस्पिटल को विदेशी मरीजों का इलाज करवाना चाहता है, जो इस पोर्टल पर रजिस्टर होना काफ़ी ज़रूरी है। और अब सेकंड बड़ा सबसे चेंजमेंट हुआ है कि 2026 में यानी 2026 में लागू हुआ वह एआई बेस्ड वेरिफिकेशन। सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर पहले क्या करते थे कि मैन्युअली डॉक्यूमेंट चेक करते थे, जिसमें काफ़ी टाइम लगता था। अब आपका पासपोर्ट डेटा और आपके देश की मेडिकल हिस्ट्री एआई के जरिए सिंक होती है। अगर आपने पिछले 5 सालों में किसी ऐसी बीमा ट्रीटमेंट का किसी ऐसी बीमारी का इलाज करवाया जिसने आपने छुपाया है, और जो सिस्टम में यानी सिस्टम उसे डिस्क्रिपेंसी में डाल देगा। और यानी मेडिकल रिपोर्ट्स में रत्ती भर भी हेर फेर आपको करना नहीं है, जो है वह सच दिखाइएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है बैंक बैलेंस। 2026 के नई गाइडेंस के मुताबिक आपको अमीर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि लिक्विड होने की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार अब यह देखती है कि आपके पास इलाज का एस्टिमेट का 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना 150% फंड उपलब्ध है, अवेलेबल है या नहीं है। उदाहरण के तौर पर चलिए देखते हैं, अगर आपके पास ट्रीटमेंट का खर्चा $5,000 है और आपके अकाउंट में कम से कम $7,500 होने ही चाहिए, यानी कि इसमें से $5,000 इलाज के लिए और $2,500 आपके रहने खाने और फार्माकोलॉजिकल केयर यानी ट्रीटमेंट मेडिसिन दवाइयों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं, सिक्योर माने जाते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं कि मान लो एक व्यक्ति जॉन है जो ट्रीटमेंट के लिए भारत आना चाहता है, और जॉन ने अपना होमवर्क पूरा किया था। उसके पास काफ़ी सारे फंड्स है, पासपोर्ट भी रेडी है, और उसने इंडिया में एक टॉप हॉस्पिटल में बात भी कर ली है। जॉन ने ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर चेक करके अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की, और वह काफ़ी कॉन्फिडेंट था। लेकिन ठीक 48 घंटे बाद जॉन को एक ईमेल आता है कि वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्टेड ड्यू टू इनवैलिड इनविटेशन। जॉन काफ़ी शॉक था। अगर आप आखिर सब कुछ सही होने के बाद भी रिजेक्शन क्यों है मिला, क्योंकि जॉन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने हॉस्पिटल से एक नॉर्मल लेटर ऐड पर स्कैन किया और पीडीएफ इनविटेशन मंगाया था। अब भारत सरकार ने यूनिक एमवीटी केस आईडी को मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी कि देखा जाए अब सिर्फ हॉस्पिटल का लेटर हेड ही काफ़ी नहीं होता। अब कोई भी हॉस्पिटल आपको इनविटेशन भेजता है तो उन्हें भारत सरकार के एमवीटी मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पोर्टल पर आपको प्रोफाइल जो है वो अपडेट होती है। वहाँ से आपका जो सिस्टम क्या हुआ जनरेट कोड होने वाला लेटर मिलता है। अब जॉन ने अपना फॉर्म भरा और इमिग्रेशन के एआई सिस्टम के उसे पुराने स्टाइल के लेटर को पहचान लिया और उसे इनवैलिड मार्क कर दिया। हमेशा याद रखें कि बिना क्यूआर कोड के आपका मेडिकल वीज़ा 2026 में अप्रूव नहीं होगा। यानी कि जॉन ने दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने फॉर्म भरते वक्त डॉक्टर का नाम लिखा और हॉस्पिटल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था जिसमें, लेकिन उस समय डॉक्टर का एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन डेटा पोर्टल पर सिंक ही नहीं था। टेक्निकल फैक्ट देखें कि 2026 में भारत का वीज़ा पोर्टल सीधे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डेटाबेस में कैसे कनेक्टेड है। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर पर साइन करने वाले डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर इनएक्टिव या नॉन वेरीफाइड शो करता है तो आपको वीज़ा सीधे होल्ड पर चला जाएगा। अब हॉस्पिटल से बात करें तो उनसे क्लियर पूछे कि इज दिस साइनिंग डॉक्टर एनएमसी रजिस्ट्रेशन अपडेटेड ऑन दी एमवीटी पोर्टल। ये एक छोटा सा सवाल है, जबकि आपको हज़ारों डॉलर जो है वो बचा सकता है, हज़ारों। यह एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है कि जिससे आपको बचना है। कि जॉन ने भी गूगल पर फास्ट ट्रैक वीज़ा सर्च किया और उसे ऐसी वेबसाइट्स मिली कि जिसमें $2,000 में गारंटेड वीज़ा का वादा कर रही थी। जबकि रियलिटी देखे कि अब भारत सरकार ने ऐसे सैकड़ों अनधिकृत यानी कि अनऑथराइज साइट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अगर आपका इनविटेशन किसी भी एजेंसी के जरिए जो ऑथराइज मेडिकल फैसिलिटेटर नहीं है, जो आपका नाम परमानेंट एंट्री बैन का लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और हमेशा ऑफिशियल पोर्टल यानी कि इंडिया वीज़ा ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर ही भरोसा करें।
जॉन को अब अपनी पूरी गलती समझ आ गई थी, लेकिन अब उसके पास सबसे बड़ी चैलेंज ये था कि दी फाइनेंशियल लिक्विडिटी। क्या आप जानते हैं कि 2026 में सिर्फ बैंक बैलेंस देखना ही काफ़ी नहीं है, सरकार आपके अकाउंट में खास तरह का बैलेंस पैटर्न देखना चाहती है कि क्या वो पैटर्न और कैसे जॉन ने अपना ज़्यादा पैसे बढ़ाए और अपना वीज़ा दोबारा से अप्रूव करवाया। चलिए हम इसे देखते हैं फेज 3 में। अब मान ली जॉन ही है, ठीक है, जॉन का ही एग्जांपल लेते हैं जिसने जिसने अपना इनविटेशन लेटर तो ठीक करवा लिया, लेकिन अब उसके पास एक बड़ा चैलेंज था फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। उसने सोचा कि उसके अकाउंट में $20,000 पड़े और वीजा ऑफिसर खुश हो जाएगा, और उसने अपने 6 महीने की स्टेटमेंट अपलोड कर दी। पर जानते हैं क्या हुआ? फिर से एक क्वेरी आ गई। ऑफिसर को जॉन के बैलेंस से नहीं, स्पेलिंग पैटर्न से दिक्कत थी। रियल फैक्ट देखें कि तो भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा रिस्ट्रिक्ट और अनस्पोकन नियम है, जिसे हम कहते हैं 1.5x लिक्विडिटी रूल। लॉजिक क्या कहता है? सिर्फ ट्रीटमेंट का खर्चा दिलाना ही काफी नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर यह देखता है कि उसके पास ट्रीटमेंट का एस्टीमेट का कम से कम 1.5 गुना यानी कि 150% फंड अवेलेबल है या नहीं है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। सर्जरी का खर्चा $10,000 है तो उसके अकाउंट में $15,000 होने ही चाहिए। वाई? क्योंकि $5,000 एक्स्ट्रा इसलिए मांगे जाते हैं ताकि इंडिया में आपका स्टे बढ़ जाए और पोस्ट सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आपको पैसों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। क्योंकि जॉन ने सबसे बड़ी गलती यह की थी, जो शायद कभी भी करने वाला, आप भी कभी करने वाले होंगे। उसने वीजा अप्लाई करने के ठीक 2 दिन पहले अपने दोस्त से $5,000 उधार अकाउंट में डाले, और जबकि जिससे कि बैंक बैलेंस है वो थोड़ा बढ़ गया। जब इमिग्रेशन के पास ऐसे टूल्स है जो आपके सोर्सिंग ऑफ इनकम को एग्जामाइन करते हैं, यानी कि पूरे तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। अगर आपके अकाउंट में अचानक से कोई बड़ा अमाउंट सडनली डिपॉजिट होता है जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है, तो ऑफिसर को लगता है कि यह एक पैसा वीजा के लिए दिखाया गया यह अकाउंट। सो इसके केस में सस्पिशियस कैटेगरी में चला गया। हमेशा याद रखें कि फंड्स कम से कम 3 महीने पुराने वाला होना चाहिए, जिनका एक लीगल सोर्स हो, जिसका सैलरी या प्रॉपर्टी सेल या कुछ भी लीगल सोर्स हो। अब रियल फैक्ट देखें कि दी आयुष वीजा शॉर्टकट। अब जॉन जो है वो फंस गया। उदाहरण मैं जॉन का ही ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने उसे सीक्रेट बताया कि मैंने कहा जॉन को, अगर तुम्हारा बजट थोड़ा सा टाइट है तो तुम अपनी रिकवरी के लिए आयुष वीजा कैटेगरी ट्राई करो, क्योंकि 2026 में आयुष वीजा आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थोड़े फ्लेक्सिबल है। अगर आपके पास सर्जरी के लिए किसी सर्टिफाइड वेलनेस सेंटर में रिकवरी के लिए जाने जाते हैं तो सरकार आपको वेलनेस विजिटर मानती है और वीज़ा जो है वो पूरे तरीके से स्मूथ हो जाता है, प्रोसेस शुरू कर देती है वीज़ा करने का। जॉन ने आखिरकार अपने फंड्स को सही तरीके से प्रूफ दिए और उसे वीज़ा मिल गया। वह खुश हो गया क्योंकि इंडिया में फ्लाइट में बैठ गया। उसे लगा कि सब कुछ आसान था, लेकिन जैसे ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो फॉर्म सी और FRRO के बारे में पता चला। अगर आप जानते हैं कि अगर आप लैंडिंग के 48 घंटे के भीतर एक छोटा सा ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं भरते तो आपको सीधा वापस भेजा जा सकता है। क्या है ये 48 आवर्स सीक्रेट? चलिए देखते हैं फेज 4 में। जैसे ही आप इंडिया के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो आपके पास एक कानूनी घड़ी यानी कि लीगल क्लॉक शुरू हो जाती है, क्योंकि मेडिकल वीजा पर आने वाले पर जो फॉरिजन नागरिक होते हैं, जो विदेशी नागरिक को लैंड करने के 48 से 72 घंटों के भीतर अपनी मौजूदगी यानी कि फॉरिजनल रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पोर्टल पर दर्ज करानी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह काम सिर्फ हॉस्पिटल का है, लेकिन अगर आप सर्जरी से पहले 1 या 2 दिन पहले होटल या गेस्ट हाउस में रुकते हैं तो आपको सुनिश्चित करना होगा, यह बताना होगा कि आपका फॉर्म सी सबमिट है या नहीं। बिना इसके जब आप ट्रीटमेंट पे वापस अपने देश भेज दिए जाएंगे बिना इसके, तो एयरपोर्ट में आपको भारी जुर्माना, हैवी पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। शायद आप फ्यूचर में ब्लैक लिस्ट भी किए जा सकते हैं आप। द मेडिकल अटेंडेंट सीएनसी स्टडी 2026 में भारत सरकार ने मेडिकल अटेंडेंट मरीज के साथ आने वाले व्यक्ति के लिए भी काफी बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि मरीज को अटेंडेंट का सीधा, अगर किसी वजह से मरीज का पेशेंट का इलाज जो है वो काफी लंबा चल रहा है, उसे अपना वीजा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, तो अटेंडेंट का वीजा अगर आप अपने आप नहीं बढ़ता, आपको दोनों के लिए अलग अलग इमिग्रेशन पोर्टल पर डालनी होगी दोनों की एप्लीकेशन। हमेशा एक्सटेंशन की जो प्रक्रिया वीजा खत्म होने से 15 दिन पहले शुरू कर दे, क्योंकि वरना ओवरस्टे के चार्जेस जो है वो काफी ज्यादा है। एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे अक्सर आप जो है अक्सर इग्नोर कर देते हैं। दी ड्रग रेगुलेशन 3 महीने से ज्यादा की दवाइयाँ मेडिसिन ला रहे हैं
और जो उसके अपने देश के डॉक्टर का सर्टिफाइड इंग्लिश प्रिस्क्रिप्शन होना अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है। एयरपोर्ट इमिग्रेशन पर आपकी दवाइयाँ जो है वो सीज की जा सकती है अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सो यह पूरे तरीके से आप डिसाइड कर लें कि प्रिस्क्रिप्शन पर दवा का जेनेरिक नाम लिखा हो, क्योंकि इंडिया में ब्रांड्स जो है वो काफ़ी अलग होते हैं। जो कि फॉरिजन पेशेंट के लिए एक और बड़ा फैक्ट ये है कि इंडिया पूरी तरीके से अब डिजिटल पेमेंट की तरफ थोड़ा बढ़ चुका है। कई बड़े हॉस्पिटल जो अब $5000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। सॉल्यूशन क्या है कि इंडिया में आने वाले आप अपने बैंक से संपर्क करें, अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिटेशन वो बढ़वाएं, ताकि आप अपना फॉरेक्स कार्ड सब पहले से रेडी रखें। जी हाँ, एयरपोर्ट पर करेंसी एक्सचेंज रेट्स हमेशा ज़्यादा होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल के अंदर मौजूद ऑथोराइज काउंटर्स का ही इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स, आज के इस मास्टर क्लास को हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए समेटते हैं। 5 पॉइंट्स के जरिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप इंडिया आ रहे हैं, सो ये आपकी सर्वाइवल किट हो सकती है। पॉइंट नंबर 1, पक्का करें कि आपका इनविटेशन लेटर QR कोडेड है, उस पर डॉक्टर का NFC नंबर है। पॉइंट नंबर 2, आपको देखना है कि बैंक स्टेटमेंट में 1.5x फंड्स का हेल्दी पैटर्न दिखाए। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपकी सभी मेडिसिन के इंग्लिश प्रिस्क्रिप्शन जो है वो होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, लैंडिंग करते वक्त 48 आवर्स FRRO रजिस्ट्रेशन को ही अपनी प्रायोरिटी बनाए। और पॉइंट नंबर 5, किसी भी अनऑथराइज एजेंट को अपनी जो पर्सनल डिटेल्स ना दे। भारत सरकार की हील इन इंडिया मुहिम के मुताबिक आपको वर्ल्ड क्लास इलाज जो ट्रीटमेंट है किफ़ायती दामों पर, यानी कि अफोर्डेबल रेट्स पर मिलते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप घर बैठे इंडिया के टॉप सर्जन से भी वीडियो कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, किसी भी सर्जरी से करने से पहले कम से कम 2 अलग-अलग हॉस्पिटल्स में एस्टीमेट ज़रूर बनाएँ और उन्हें कंपेयर करने की कोशिश करें। एक मेडिकल प्रोफेशनल फार्मासिस्ट होने के नाते मेरा काम सिर्फ जो आपको है इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि कोई भी इंटरनेशनल पेशेंट जानकारी के अभाव में परेशान न हो। मैं जानता हूँ कि एक अनजान देश में इलाज के लिए ट्रीटमेंट करवाना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। अगर आपके पास कोई अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स है और आप कंफ्यूज है कि कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा शहर आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो मुझे सीधा ईमेल कर सकते हैं। नीचे दी गई ईमेल पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके रिपोर्ट्स को स्टडी करके आपको सही तरीके से अनबाइज्ड सलाह देगी। हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की होती इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे अगले वीडियो में इंडिया के टॉप 5 हॉस्पिटल्स का रियलिटी चेक कराने वाला हूँ।